आधी रात के वक्त अचानक मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई, जिससे मैं थोड़ा चौंक गया। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने मामी खड़ी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और इसीलिए मैं उनकी मालिश कर दूं। मैंने उनसे कहा कि आप अपने कमरे में चलिए, मैं अभी आता हूं। मैंने अपनी शर्ट पहनी और फिर मैं उनके कमरे में पहुंच गया। उसके बाद मैं बहुत ही हल्के हाथों से उनकी मालिश करने लगा, जिससे उन्हें आराम मिलने लगा। मालिश करते करते हम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मामी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किन किन चीज़ों का शौक़ है, तो मैं उन्हें बताने लगा कि मुझे बाहर घूमना और इसके अलावा फ़ुटबॉल खेलना और घुड़सवारी करना, ये सारे मेरे फेवरेट हैं। मैंने मामी से पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है, तो वह मुझे भी अपनी पसंद नापसंद बताने लगी। थोड़ी देर खामोशी के बाद वह अचानक ही उठकर बैठ गईं और मुझसे बोली कि घुड़सवारी तो वैसे मुझे भी पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मामी ने ना जाने क्यों बहुत ही अजीब तरह से उस वक्त मेरी तरफ देखते हुए कहा कि लेकिन मुझे सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और फिर उन्होंने जिस तरह से देखा उससे मैं बुरी तरह से सहम गया। मेरे पूरे शरीर में एक भयंकर सिहरन सी दौड़ गई और एक अजीब सा सन्नाटा मेरे और उनके बीच पसर चुका था। कुछ देर तक तो हम दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए हुए देखते रहे। मेरी मामी कम उम्र की एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी और उनकी ऐसी बातों ने तो मेरे अंदर बुरी तरह से हलचल पैदा कर दी थी। और फिर वही हुआ आखिर जिसका डर था। मैंने अपना आपा खो दिया और फिर मैंने मामी को, मेरा नाम आनंद है, मैं 17 साल का एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे स्कूल की पढ़ाई जब कंप्लीट हुई तो मेरे पापा एक अच्छा कॉलेज मेरे लिए तलाश करने लगे। तभी इसी बीच मेरे मामा जी, जो कि दूसरे शहर में रहते थे, उनका पापा के पास फ़ोन आया और फिर उन्होंने हम सभी लोगों के हालचाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर हम सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा से शादी कर ली है। दरअसल मेरे मामा की आज से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही मामा और मामी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा था। घर वालों ने दोनों ही लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मामी मामा के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और फिर वह उन्हें तलाक देकर चली गईं। उनके तलाक की वजह ना तो आज तक मुझे पता है और ना ही मेरे घर में बाकी किसी को समझ में आई, क्योंकि मेरे नाना नानी का देहांत तो बहुत सालों पहले ही हो गया था और मेरी दोनों मौसियों की भी शादी हो चुकी थी। तो घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी वजह से मामी को किसी भी तरह से एडजस्ट करना पड़ता। वह अकेले अपने पति के साथ दूसरे शहर में आराम से रह रही थीं। इसीलिए उन्हें मम्मी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ठीक से कोई भी ना तो वजह बताई और ना ही जवाब दिया, बल्कि सीधे फैसला सुना दिया। बस ये ज़रूर था कि मामी मामा पर कुछ अजीब तरह के इल्ज़ाम लगा रही थीं, तो इधर मामा भी मामी पर इल्ज़ाम लगाते थे। अब उन दोनों में से कौन गलत और कौन सही, ये तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह दोनों तो दूसरे शहर में अकेले रहते थे। इस वजह से जब मामा ने अपना फैसला सुना दिया कि वह भी मामी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर मजबूरन सभी घर वालों को उनका ये फैसला मानना पड़ा। इसके बाद वह दोनों अलग हो गए। मेरे मामा दुबई में नौकरी करते थे, लेकिन वह बीच बीच में घर आते जाते रहते थे। बात करते करते जब मामा को ये बात पता चली कि पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस शहर में एक से एक अच्छे कॉलेज हैं, इसीलिए आप आनंद को यहाँ भेज दीजिए। और वैसे भी मैं आनंद को यहीं पर बुलाने वाला था, क्योंकि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी चांदनी को इस शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर अगर आनंद यहीं पर आकर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और यहीं रहता है, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस तरह से आनंद भी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा और चांदनी भी अकेली नहीं रहेगी
और मैं भी आराम से बेफिक्र होकर दुबई वापस जा सकता हूँ। पापा को भी मामा की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। इस वजह से उन्होंने भी यही फैसला किया कि अब मैं मामा के पास जाकर रहकर वहीं पर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले हफ्ते ही मैं मामा के घर पहुँच चुका था। मामा मुझे वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मामी से मिलवाता हूँ। वह भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है तब से तो वह तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वह इस शहर में अकेले कैसे रहेगी और सारी चीज़ों को अकेले कैसे मैनेज करेगी। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम स्वभाव के बहुत ही हंसमुख हो, तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूब हंसी मजाक करने वाली और खूब बातूनी है। मैं जैसे ही मामा के घर पर पहुंचा, सामने मेरी मामी ने दरवाज़ा खोला और उन्हें देख करके मैं तो दंग ही रह गया था। मामी तो मामा की उम्र की बिल्कुल आधी थी। वह मुझे देखने में 18 साल की लग रही थी और खूबसूरती तो उनकी इतनी ज़्यादा थी कि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। बिल्कुल किसी अदाकारा के जैसी कदकाठी, चेहरे पर गजब की चमक, उनके बाल भी काले लंबे घने, आंखें इतनी सुंदर जैसे कि कमल की पत्तियाँ। मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकाना ही भूल चुका था। मेरी नज़र उनके लंबे घने बाल जो उस वक्त खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, उनसे हट ही नहीं रही थी। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी नई मामी हैं। मैं तो अपनी ही सपनों की दुनिया में खो चुका था कि तभी मामा ने मुझे एक झटके से सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और कहा, क्या हुआ आनंद, ये तुम्हारी मामी हैं, अपनी मामी से नहीं मिलोगे? मैंने तो तुरंत ही उन्हें नमस्ते बोला और फिर घर के अंदर आ गया। मामी मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नज़रें चुरा कर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे मामा, जो कि तकरीबन 35 साल के होंगे, उनसे एक 18 साल की लड़की ने शादी कर ली। मैं मन ही मन सोचने लगा कि हो सकता है मामी की भी उम्र उतनी ही हो जितनी मामा की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ है कि वह किसी 18 साल के लड़के के जैसे ही दिख रही हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मामा बहुत खुशनसीब हैं जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज़्यादा खूबसूरत मिली है। चाय नाश्ता करने के बाद मामा तो अपनी पैकिंग करने के लिए कमरे में चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ़्लाइट से दुबई के लिए निकल जाएंगे और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई। वह बोले कि इसमें इस शहर के सभी अच्छे कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, तो तुम इनमें से किसी को भी पसंद करके एडमिशन ले सकते हो। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश हो गया। उसके बाद मामा मुझसे कहने लगे कि देखो आनंद, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी मामी को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक बात और, तुम्हारी मामी को अभी कुछ दिनों पहले फिसल कर गिर जाने की वजह से चोट आ गई है, जिसमें उनके शरीर की काफ़ी सारी मांसपेशियाँ खिंच गई हैं और कमर में भी झटका लग गया है। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये बताया कि अभी कुछ महीनों तक उनके शरीर में और कमर में बार बार दर्द उठता रहेगा, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए तुम उसका थोड़ा सा ख्याल रखना और जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम उसे डॉक्टर को दिखा आना। इसके अलावा तुम्हारी मामी तुम्हें जो भी काम बताए तुम वह सारे काम कर दिया करना, क्योंकि यहाँ पर उसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई नहीं। मैंने मामा से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं मामी का पूरा ख्याल रखूँगा और उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दूँगा। इसके बाद अगली सुबह मामा दुबई के लिए निकल गए और मैं और मामी बिल्कुल ही अकेले उस घर में रह गए। अभी क्योंकि मैं और मामी एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसीलिए हमारे बीच बातचीत बहुत कम ही हो रही थी। मैं भी उसी दिन उस कॉलेज में पहुंच गया जहां पर मुझे एडमिशन लेना था और मैंने वहां जाकर दाखिला ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और मैंने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। कॉलेज में मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई और इधर मैं और मामी अब एक दूसरे से खुलकर बातें भी करने लगे थे।
एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था कि तभी रात के वक्त मामी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं तुरंत ही भागकर किचन की तरफ गया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि मामी ने उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था। वह गाउन जो अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं, लेकिन वह गाउन पूरा जालीदार था। ब्लैक कलर के उस गाउन में मेरी मामी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा झलक रही थी। मैंने तुरंत ही अपनी नज़रों को दूसरी दिशा में घुमा लिया। मामी मुझसे बोली, आनंद, क्या तुम चाय पियोगे या फिर कॉफ़ी? मैंने मामी से कहा कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद मैं तुरंत ही अपने कमरे में जाने लगा तो मामी ने मुझे रोक दिया। वह बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बस 2 मिनट में ही कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। उसके बाद हम दोनों लोग छत पर चलकर कॉफ़ी पियेंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा होता है। मामी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि इस वक्त मैं समझ रहा था कि मेरे मन में किस तरह की भावनाएं आ रही हैं और ये सब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें बहाना बना दिया कि आप अकेले ही छत पर चली जाइए क्योंकि मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद मामी मेरे लिए कॉफ़ी का मग कमरे में ही लेकर आ गई, लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफ़ी देने लगी कि तभी थोड़ी सी कॉफ़ी मेरे ऊपर ही गिर गई, जिससे वह घबरा गई और उसको पोंछने लगी। पर उन्होंने जब ये सब किया तो एक बार फिर से मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैं तुरंत ही उठकर पीछे हट गया। मैंने उनसे कहा कि आप फ़िक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आराम से जाकर सो जाइए। और मैं तुरंत ही बाथरूम में अपने कपड़े साफ़ करने के लिए चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वह मेरी मामी है, भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो, लेकिन वह मेरी माँ समान है और मुझे अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी विचार उनके लिए नहीं लाना चाहिए। इसके बाद एक दिन मामी और मैं शॉपिंग पर गए हुए थे। वहाँ पर मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए और मामी ने भी। उस दिन मुझे पता चला कि मामी की उम्र तो सच में 18 साल की ही है। मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया कि आपको मामा कहाँ मिले? तो वह कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे मामा ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे मामा ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे और फिर वहीं से हमारी मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची के घर पर रही थी, लेकिन वह लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और जब मुझे तुम्हारे मामा का साथ मिल गया और हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया तो फिर मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुम्हारे मामा के साथ शादी करके अब मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मैंने मामी से कहा कि ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि मेरे मामा बहुत ही अच्छे हैं। मामी कहने लगी कि हाँ, सो तो हैं, तुम्हारे मामा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, वह यहाँ से जा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फ़िक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए वह तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गए। बाकी सब चीज़ें तो ठीक चल रही थी, लेकिन न जाने क्यों मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से मामा दुबई गए हुए थे तब से ही मामी घर में जो भी कपड़े पहन रही थीं वह मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते थे क्योंकि वह कपड़े कुछ ज़्यादा ही खुले खुले थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मामी इन सब बातों पर उतना ध्यान ना देती हूँ और फिर उनकी नज़र में तो मैं उनके बेटे के समान हूँ और बस इसीलिए वह इस तरह के कपड़े आराम से मेरे सामने पहन रही हैं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। इधर मेरे कॉलेज में वाइवा शुरू हो गए थे जिसमें मुझे अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट तैयार करने को दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे दोस्त ने ये डिसाइड किया कि वह मेरे घर पर आकर प्रोजेक्ट्स को तैयार करेगा क्योंकि उसका परिवार बड़ा था और वह अपने घर में प्रोजेक्ट्स को आराम से तैयार भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके घर में 2-3 बच्चे थे, जिसकी वजह से उसके घर में बहुत ज़्यादा शोर होता रहता था और मेरे घर पर तो सिर्फ मामी ही थी और कोई छोटा बच्चा भी नहीं था जो हमें डिस्टर्ब करता। इसी वजह से मेरा दोस्त लकी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज़ कॉलेज के बाद मेरे साथ घर आने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी भी मामी से दोस्ती हो गई।
मामी भी हमारे प्रोजेक्ट में हमारी मदद करने लगी थी। मुझे मामी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। मेरा दोस्त जब भी घर आता तो मामी उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार करती, जिससे वह मामी की बहुत तारीफ़ करता कि तुम्हारी मामी तो कहीं से भी तुम्हारे साथ या मेरे साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करती हैं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी मामी नहीं बल्कि हमारे कॉलेज की ही कोई दोस्त हो। बातों ही बातों में मेरे दोस्त ने मामी से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ये बात सुनकर मामी का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा चाची ने तो उन्हें मुश्किल से 12वीं कक्षा तक ही पढ़ने दिया था। उसके बाद तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से वह चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाईं। मैंने मामी से कहा कि लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपकी कोई ख़ास उम्र भी नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर सकती हैं, और मुझे नहीं लगता कि मामा इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे। इसीलिए आप एक काम करिए, मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ये सुनकर मेरा दोस्त भी बहुत खुश हो गया। वह कहने लगा कि हाँ, आप भी वहीं पर आ जाइए, फिर हम तीनों लोग खूब मस्ती करेंगे और जमकर पढ़ाई भी करेंगे। मामी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा करती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी है, जिसकी वजह से मुझे कई बार अचानक से शरीर में दर्द उठने लगता है, इसीलिए मैं फ़िलहाल हर रोज़ तो कॉलेज नहीं जा सकती, और फिर अब मेरी शादी भी हो गई है तो मुझे अपनी गृहस्थी भी देखनी है, और आगे मेरे बच्चे होंगे तो फिर मैं कॉलेज के साथ साथ बच्चों को कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि मेरे तो सास ससुर भी नहीं हैं। हर रोज़ मुझे कॉलेज जाना होगा, लेकिन ये सब मेरे बस की बात नहीं हो पाएगी। उनकी ये बात सुनकर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए थे, क्योंकि मामी अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने मामी से कहा कि तो फिर आप एक काम करिए, आप डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लीजिए। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर घर बैठे ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। मेरी ये बात सुनकर मामी और लकी दोनों के ही चेहरे पर चमक आ गई। वह कहने लगे कि अरे वाह, ये आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया है। फिर हम लोग तुरंत ही मामी के लिए एक अच्छा कॉलेज खोजने लगे, और कुछ देर के बाद ही हमने कॉलेज को फाइनल भी कर दिया। लेकिन मामी ने कहा कि ये सब करने से मैं तुम्हारे मामा की इजाज़त ले लूं, और उसके बाद ही मैं एडमिशन लूँगी। उसके बाद ये सारी बातें तय हो गईं। लकी भी वापस अपने घर चला गया। शाम को मामी ने मामा से पूछा तो मामा ने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। मामी पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थीं। फिर वह कहने लगी कि लेकिन आनंद, मुझे पढ़ाई छोड़े हुए थोड़ा समय हो गया है, तो इसीलिए मुझे घबराहट हो रही है कि मैं ये सब बिना कॉलेज जाए कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि कॉलेज जाती तो वहाँ तो मुझे प्रोफेसर पढ़ाते, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वह मुझे समझाते, पर यहाँ घर बैठे मैं कैसे सारी चीज़ों को समझ पाऊँगी। मैंने मामी से कहा कि अरे बस इतनी सी बात है, आप इस सब की बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए, आपकी पढ़ाई में मैं आपकी मदद करूँगा। आपको जब भी किसी चीज़ में कुछ भी समझ में ना आए तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सुनकर मामी बहुत खुश हो गई, और फिर मामी ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब अक्सर मैं मामी की पढ़ाई में मदद कर देता था, और लकी भी। हम तीनों लोग कई बार बाहर घूमने के लिए साथ में चले जाते थे, कभी डिनर पर जाते तो कभी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक रात मामी ने अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह मुझसे कहने लगी कि उनकी पीठ में बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है, और डॉक्टर ने उन्हें ये तेल दिया है जिससे उनकी मालिश की जाती है। जब मामा थे तो वह उनकी इस तेल से अच्छे से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर है नहीं, और मामी का खुद से हाथ उनकी पीठ तक पहुँच नहीं पाता है, इसीलिए मैं उनकी इसमें मदद कर दूँ। मैंने तुरंत ही उनके हाथ से वो तेल ले लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों
जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वह बड़ी ही अजीब तरह से तिरछी निगाह से मुझे देख रही थी। मैंने इसीलिए फटाफट से उनकी मालिश की और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे अब मैं नोटिस कर रहा था कि मामी मुझसे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती थी। जैसे कभी कहीं जा रही हों तो कभी अपना मंगलसूत्र मुझसे ही पीछे बांधने के लिए कहती, तो कभी मुझसे अपनी साड़ी का पल्लू बनवाती, तो कभी कुछ ऐसे वैसे काम। इन सब चीज़ों में वैसे कोई खराबी तो नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ था तो उनकी मदद मैं कर सकता था। लेकिन वह मुझसे जो भी काम करवाती थी उस वक्त वह मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की भी कोशिश करती और मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वह मुझे एक अलग ही निगाह से देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगती थी और उन पर शक होने लगा था कि कहीं मामी के मन में कुछ और ही तो नहीं चल रहा है। इस वजह से मैंने अब उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था और मैं उनसे बहुत ही कम बात करने लगा था। वह अक्सर मुझसे ये भी कहती रहती थी कि मैं उन्हें मामी ना कहा करूं, बल्कि चांदनी कहकर ही बुलाया करूं। लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि वह मेरी मामी हैं तो फिर मैं उन्हें मामी कहकर ही बुलाऊंगा। फिर एक रात बहुत तेज़ ज़ोर की बारिश हो रही थी, बाहर बिजली कड़क रही थी और तभी एक बार फिर से मेरे दरवाजे पर बहुत ज़ोरदार दस्तक हुई। बाहर बहुत भयंकर तूफान आया हुआ था। मामी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे बोली कि मैं आज रात यहीं पर सोऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ बारिश और बिजली की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। घबराहट के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उनकी ये बात सुनकर मैं डर गया। मैं ये सोचने लगा कि मामी अगर मेरे कमरे में सोएंगी, वह भी पूरी रात, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने मामी से कहा कि अरे, आप इतनी बड़ी होकर सिर्फ एक मामूली सी बारिश से डर रही हैं, आप घबराइए नहीं, मैं तो आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मामी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और वह तुरंत ही दंदनाती हुई मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं एक टक खड़े होकर हैरानी से उन्हें देख रहा था। फिर वह मुझसे बोली कि अरे, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ तुम भी इधर ही बगल में लेट कर सो जाओ। उनकी इस बात ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था और ऐसी उलझन भरी स्थिति बन चुकी थी कि उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैं जाग गया हूं ना, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं कुछ देर बैठकर पढ़ाई ही कर लूं। इसके बाद मैंने बहाना बनाने के लिए चुपचाप बैठकर पढ़ने का नाटक करने लगा और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि मामी गहरी नींद में सो जाएं। और जब मुझे लगा कि वह अब सो चुकी हैं तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया। अगले दिन मामी ने सुबह उठकर मुझे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सो गया था, क्यों मैं उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र जताने लगी थी कि उनके चक्कर में मैं तो ठीक से पूरी रात सो भी नहीं पाया होऊंगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने मामी से बातचीत करना और भी ज़्यादा कम कर दिया था। ज़्यादातर मैं अपनी पढ़ाई ही करता रहता था, जिसकी वजह से वह अब मुझसे शिकायत करने लगी थी कि क्या बात है आनंद, अब तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ना तो ज़्यादा बात करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेकर जाते हो। मैंने मामी से कहा कि दरअसल मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे पढ़ना है, बस इसीलिए मैं आपके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं निकाल पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से मामी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे फिर से अपनी पीठ की मालिश करने के लिए बोला। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद अचानक से मामी उठ कर के बैठ गईं और फिर मुझसे कहने लगीं, आनंद, तुमने अभी तक मुझे अपनी हॉबीज़ के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है और घुड़सवारी करना भी। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं।
क्योंकि उन्होंने मुझसे इस तरह का सवाल किया था। इसीलिए कैजुअली मैंने भी उनसे पूछ लिया कि और आपको क्या क्या पसंद है। तो वह मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि वैसे घुड़सवारी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी ये पसंद तो मुझसे मिलती है। फिर वह एकदम से मुझे देखते हुए कहने लगी कि लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ काले घोड़े की सवारी ही पसंद है। और उनके चेहरे पर उस वक्त जो अजीब सी मुस्कान तैर गई, उससे तो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैं पसीने से तर होने लगा। मेरे और उनके बीच अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वो अभी भी बार बार मुझे इशारे में कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, जिसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा था। और तभी फिर मैंने अपना आपा खो दिया और मैं उन पर ज़ोर से चिल्लाया कि आप मुझसे ये कैसी बातें कर रही हैं। मेरे ऐसा कहते ही मामी थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी कि आनंद, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको गलत समझ रहा हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत ही उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे इस वक्त बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामी ने मुझसे इस तरह की बात क्यों की और मुझे इस तरह से इशारा क्यों किया। अब मुझे मामी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। उस दिन के बाद से तो मैं मामी से और भी ज़्यादा बात करनी बंद कर दी थी। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझसे बार बार ये समझाने लगी कि वह ऐसी कोई भी बात नहीं कर रही थी जैसा मैं समझ रहा था। पर फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर दिया कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है। एक दिन कॉलेज में अचानक ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो मैं जल्दी ही उस दिन घर वापस लौट आया। मैं ये देखकर दंग रह गया कि मामी के कमरे से मेरे दोस्त लकी के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन उसने तो मुझसे ये कहा था कि आज उसे अपने पापा को अस्पताल में जाकर दिखाना है। लेकिन वह यहाँ पर अकेले मेरी मामी के साथ क्या कर रहा था? मुझे मामी पर तो पहले से ही शक था, लेकिन मेरा दोस्त लक्की भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा था, इस बात का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। अभी मैं चुपचाप खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनने लगा। मैंने देखा कि वह दोनों तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। मामी कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त आनंद तो एक नंबर का डरपोक इंसान है। मैंने तो उसे न जाने कितनी बार इशारा किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें आदमियों वाली कोई बात ही नहीं है और इसीलिए वह हर वक्त मुझसे छुपा छुपा सा घूमता रहता है। लेकिन सच कहूँ, मुझे तो तुम में एक असली मर्द वाली बात नज़र आती है। इस बात पर लकी बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि अरे, आप उस आनंद को छोड़िए, वह तो बड़ा ही दब्बू किस्म का और डरपोक इंसान है। आप मेरे साथ खुश रहिए। और उसके बाद हम उन दोनों ने जो किया उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। जिस चीज़ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मामा का हक था, वह इस वक्त लकी को मिल रही थी। ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था, इसीलिए मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आया और एक खाली जगह पर जाकर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने से अभी भी वह नज़ारा घूम ही रहा था और मुझसे रह रह कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं मामी के चेहरे से ये नकाब हटाकर ही रहूँगा कि वह मेरे मामा को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। इसीलिए मैंने तुरंत ही फ़ोन करके मामा को मामी की एक एक हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया। मामा भी मेरी पूरी बात सुनकर बुरी तरह से गुस्से में बौखला गए और उन्होंने इमरजेंसी में अपनी टिकट कर ली और मुझसे कहा कि वह 2 दिन के बाद ही इंडिया वापस आ रहे हैं। इधर मैं भी 2 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा था ताकि मामी को ज़रा सी भी इस बात की भनक ना लग जाए कि मैं उनकी और लकी की सारी घिनौनी सच्चाई जान गया हूँ। 2 दिन के बाद मामा जैसे ही घर लौटकर वापस आए, उन्होंने तुरंत ही आकर मामी के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। मामी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अचानक से क्या हुआ। वह कहने लगी कि आप एक तो अचानक से यूं घर आ गए और फिर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। मामा कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चांदनी, आनंद के दोस्त के साथ वह सब करने की। मामा के मुंह से ये बात सुनकर मामी के तो होश ही उड़ चुके थे। वह मामा के आगे बुरी तरह से रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी
और कहने लगीं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी क्या करती, मेरे सामने तो और कोई चारा भी नहीं बचा था। मामा ने कहा कि लेकिन जब मैं तुमसे ये कहकर गया था कि तुम्हें ये सब आनंद के साथ करना है, तो फिर तुम उसके दोस्त के साथ आखिर क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ आनंद तक की ही हद दी थी। मामा के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा है। मामा कहने लगे कि वैसे तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंकती थी कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अच्छे अच्छों का ईमान डिगा सकती हो, और तुम इस अदने से लड़के को अपने काबू में नहीं कर पाई। मामी कहने लगी कि मैंने तो ना जाने कितनी बार कोशिश की, ना जाने कितनी बार मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की कि ये अपना आपा खो बैठे, लेकिन ये लड़का न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। इसने तो मेरे करीब आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां ही बना ली थीं। मैंने इसे कई बार इशारे से समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि जब ये मेरे काम नहीं आ सकता तो फिर मैं इसके दोस्त से ही अपना काम निकलवा लेती हूँ। उन दोनों लोगों की ये बात सुनकर मुझे अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा। मैंने मामा से कहा कि आप ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं। इस पर मामा मेरी तरफ गुस्से से पलटे और कहने लगे कि देखो आनंद, तुम्हें मेरा ये काम हर हाल में करना ही पड़ेगा। तुम्हें मुझे एक बच्चा पैदा करके देना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक बांझ हूँ। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसी वजह से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मैं उसे एक बच्चा नहीं दे सकता था। लेकिन अब मैं अपनी दूसरी पत्नी को नहीं खोना चाहता और समाज में इस बात का रुतबा भी रखना चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा पैदा करने के लायक हूँ। मैं एक नामर्द नहीं हूँ। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ था तो मेरी पहली पत्नी ने मुझे इस बात को लेकर बहुत बदनाम कर दिया था, और फिर हर कोई मुझे शक की नज़र से देखने लगा था। हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई भी मुझे नामर्द कहे, और इसी वजह से मैंने उस पर भी झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोगों के मन में तो शक बैठ ही गया था। इसीलिए मैंने ये दूसरी शादी की, ताकि दूसरों के दिमाग में जो ये शक का कीड़ा है उसे मैं पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। लेकिन अब हर हाल में तुम्हें मेरे माथे से ये कलंक मिटाना ही होगा, वरना मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मैं सच में बांझ हूँ और बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हूँ। मैं अपने इसी इरादे की वजह से तुम्हें यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा था, और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मामी के साथ अकेला छोड़कर दुबई चला गया था, ताकि वह तुम्हें अपने जाल में फंसा सके और तुमसे मेरा वंश बढ़ा सके। क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरा जो वारिस हो वह इसी परिवार के किसी व्यक्ति से पैदा हो जाए। किसी बाहर वाले का इसमें कोई हाथ ना हो, ताकि कोई बाहर वाला मेरी ज़िंदगी में ना तो दखल दे सके और ना किसी बाहर वाले पर मेरी कोई सच्चाई खुले। इसीलिए मुझे तुमसे बेहतर और कोई भी ऑप्शन नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी मामी की उम्र लगभग एक ही है, तो तुम दोनों के बीच ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो तुम। इसकी खूबसूरती पर तो हर कोई एक बार में ही फिदा हो जाता है, पर तुम तो आज तक पिघले ही नहीं। पहले तो मामा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे और मुझसे कहने लगे कि मैं उनका ये काम कर दूं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपकी इस गिरी हुई हरकत में मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे सगे मामा होकर मेरी सगी मामी के साथ मुझसे इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि मैं उनके साथ ऐसा काम करूं? इस पर मामा कहने लगे कि नहीं हूँ मैं तेरा सगा मामा। उनकी इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं हैरानी भरी नज़रों से मामा की तरफ देख रहा था, तो मामा मुझसे कहने लगे कि हाँ, आज ये सच्चाई कान खोलकर सुन ले कि मैं तेरा सगा मामा नहीं हूँ। दरअसल तेरी माँ की पैदाइश के बाद डॉक्टरों ने तेरी नानी नाना को बोल दिया कि अब उनके आगे कोई भी बच्चा होना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तेरे नाना को अपना वंश बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मुझे गोद ले लिया
और मुझे गोद लेने के कुछ सालों के बाद, चाहे इसे चमत्कार कहें या कुछ भी, लेकिन तेरी नानी को 2 बेटियां हुईं। हालांकि वह दोनों लड़कियां थीं, इसीलिए मेरा महत्व तो कभी भी कम नहीं हुआ, क्योंकि तेरे नाना का वंश बढ़ाने वाला था तो मैं ही। लेकिन ये बात हमेशा छुपा कर रखी गई। तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार में भी बहुत ही कम लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी है। इसीलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तेरा कोई सगा मामा नहीं हूँ जो तू इस सब को लेकर बुरा महसूस करे। अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेगा। लेकिन मैंने मामा को साफ मना कर दिया कि मैं इस सब में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा पाप है। इस वजह से मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ गया और वहाँ जाकर अपना सामान समेटने लगा कि तभी अचानक से किसी ने मेरे सर पर पीछे से ज़ोरदार वार किया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बंधा हुआ था और मामा मामी मेरे सामने खड़े हुए थे। मामा कहने लगे कि तुम्हें मेरा ये काम हर हाल में करना ही पड़ेगा, चाहे फिर खुशी खुशी करो या फिर ज़बरदस्ती। अगर तुम मेरी बात पहले ही प्यार से मान जाते तो मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी नाक बचानी है और अपना वंश हर हाल में बढ़ाना ही है, इसीलिए अब मुझे यही करना पड़ेगा। मामा ने मामी से कहा कि अगर इस मामले में अब कोई भी गलती हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मामा ने मामी से कहा कि जाओ, इसके लिए वह दूध बनाकर लाओ और वह जो गोली मैंने तुम्हें बताई थी वह भी उसमें मिला देना। इतना कहकर मामा और मामी दोनों ही लोग कमरे से बाहर चले गए और मैं इधर बुरी तरह से परेशान हो रहा था। मुझे रोना आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरे मामा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते थे? सिर्फ अपनी इज्जत और समाज की नज़रों में उठने के लिए वह मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही थी ये सब कुछ करते हुए। मैं ये सब सोचकर बुरी तरह से रोने लगा और अपने हाथ पैर हिला हिला कर उस रस्सियों को खींचने लगा, लेकिन वह रस्सियाँ काफ़ी मजबूती से बंधी हुई थीं, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की से मैंने लकी को मेरे कमरे में आते देखा। उसे अचानक कमरे में देख मैं दंग रह गया। उसने मुझसे चुप रहने का इशारा किया और मेरे हाथ पैरों को खोल दिया। मैंने तुरंत ही उस वक्त उसे गले से लगा लिया। हालांकि इस पल से पहले मैं उससे बहुत नफ़रत कर रहा था, लेकिन उस वक्त उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। फिर हम दोनों तुरंत ही खिड़की से कूदकर बाहर भाग गए। मैं उसके साथ एक पार्क में पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। लेकिन मैं हैरानी से लकी की तरफ देखते हुए कहा कि तुम आखिर मेरे कमरे की खिड़की से अचानक वहाँ कैसे आ गए? तब लकी ने बताया कि मैं तेरी मामी से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे मामा घर वापस आ चुके थे। लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे से वापस लौटने वाला था कि तभी तुम लोगों के बात करने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी, तो मैं खड़े होकर वहीं पर सब कुछ सुनने लगा। और जो भी कुछ वहाँ पर हुआ उसे देख अचानक मैं कि तेरे मामा तेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त कि तू एक सीधा साधा इंसान है और तेरे साथ गलत होते हुए देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दोस्त के साथ ये सब नहीं होने दे सकता था और बस इसीलिए तेरे मामा के जाते ही मैं तेरे कमरे में खिड़की से आकर तुझे बचाने के लिए आ गया। मैंने लकी को एक बार फिर से गले लगाकर थैंक यू बोला, क्योंकि आज अगर वह सही वक्त पर नहीं आता तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो चुकी होती। मैंने तुरंत ही उसके फ़ोन से फ़ोन करके मम्मी और पापा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वह लोग खुद भी दंग रह गए थे कि मामा मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते थे। मामा भले ही मेरे सगे मामा नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी मामा को सौतेला नहीं माना था और इसीलिए वह उन पर इतना भरोसा करते थे। लेकिन मामा ने आखिर साबित कर दिया था कि सौतेला सौतेला ही होता है और सगा इंसान सगा ही होता है। इसके बाद मैंने लकी से कुछ पैसे लिए और ट्रेन की टिकट लेकर मैं वापस अपने घर पहुंच गया। मेरे घर वालों का भी मेरी तरह ही बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैं भी कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता था कि मेरे मामा इस तरह का मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पापा और मम्मी दोनों ने
मामा को फ़ोन करके खूब खरी खोटी सुनाई और उनसे सारे रिश्ते नाते भी ख़त्म कर दिए। मम्मी ने कहा कि अगर ये हरकत किसी और ने मेरे साथ की होती तो अब तक वह इंसान जेल में भिजवा दिया जाता, लेकिन क्योंकि मामा के साथ उनका सालों से रिश्ता रहा और भले ही उन्होंने इस रिश्ते में धोखा दिया, लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा उन्हें सगे भाई जितना ही प्यार किया था और बस इसी वजह से वह उन्हें छोड़ रही हैं। उसके बाद मैं अपना सारा सामान वहाँ से समेट कर वापस अपने शहर आ गया और वहाँ पर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुझ पर जो भी बीती थी उससे मुझे बहुत गहरा सदमा लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे कुछ अपने हमें इस तरह का धोखा देते हैं कि हमारे लिए यकीन करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आज का इंसान अपनी खुदगर्जी में इतना अंधा हो चुका है कि वह सारी हदों को पार कर देता है। वह रिश्ते नाते किसी की भी मर्यादा को नहीं देखता। आज के ज़माने में ये सब बिल्कुल आम हो चुका है, क्योंकि आज हर किसी के अंदर हद से ज़्यादा स्वार्थ भरा पड़ा है और अपने स्वार्थ के लिए लोग दूसरों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं, जिसमें ना तो वह किसी की भावनाओं के बारे में सोचते हैं और ना ही किसी की फ़िक्र करते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।